अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो डिस्कशन टॉपिक है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की किस तरह से इम्प्लीकेशंस है। सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस का, कि ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व किस तरीके से होना शुरू हुई हैं, हाउ दे बिकम बिगर एंड बिगर विद एवरी पासिंग डे एंड विद एवरी पासिंग ईयर, एंड नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स द बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस। और इस तरह के सर्कमस्टांसिस के अंदर जब आप एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, या आप एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, तो उसमें जो आपकी ये डिफरेंट डायनामिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के, किस तरह से फिट इन आते हैं, हमारे आज के लेक्चर का पर्पज़ ये है। इस लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं कि जब आप ये लेक्चर ले लेंगे तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि किसी भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लीड कर रहे होते हैं या उसका पार्ट होते हैं, तो उसके दौरान हमारे रोल्स, हमारे जो लीडरशिप पैटर्न्स, हमारी मोटिवेशनल स्किल्स और हमारी एग्जिस्टिंग और सर्वाइवल स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइज स्किल्स के पर्सपेक्टिव में, आपको ये तमाम डिटेल्स गाइडलाइंस पता चलेंगे। जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। आज का लेक्चर डिफरेंट रिसर्च पेपर से इंस्पायर्ड है, और ये रिसर्च पेपर्स ऑफलाइन थ्योरी को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड लेक्चर है, तो लिहाजा ये आपको बुक से नहीं मिलेगा, आपको कंप्लीटली तौर पे इस वीडियो पे रिलाई करना पड़ेगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्गेनाइज थ्योरी के जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री की। हम फॉर्मल हिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, हम इनफॉर्मली देखते हैं कि स्टार्ट से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बिल्डअप होना स्टार्ट हुई और ग्रेजुअली वो किस तरह से जिग्नेटिक साइज में कन्वर्ट होती गई। जो सबसे पहला कंसेप्ट है, हम जब ट्रेड की भी बात करते हैं, सबसे पहले सेल्फ सफिशेंसी थी। लोग जो चीज़ प्रोड्यूस करते थे उसी चीज़ को कंज्यूम करते थे। लेटर ऑन जब हमारी नीड्स ह्यूमन बींग की ज़्यादा होनी शुरू हुई तो बार्टर सिस्टम में एंटर हो गए, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से गुड्स एक्सचेंज कर लिया करते थे, बिकॉज देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ मनी। ग्रेजुअली जब मनी का कंसेप्ट एंटर हुआ तो जो सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसका कंसेप्ट साथ में इमर्ज हुआ, जिसका हम सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको कहते हैं। पार्टनरशिप के इस तरह के वेंचर्स नहीं थे, कंपनीज प्रॉपर नहीं थी, लिहाजा सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हुई। सोल प्रोप्राइटरशिप में फिर जब आगे फर्दर लॉज वगैरह ड्राइव जब होना शुरू हो गए तो पार्टनरशिप ने इमर्ज लिया, पार्टनरशिप्स अंदर एंटर हो गए। पार्टनरशिप्स से आगे बियॉन्ड जाके जब फॉर्मल कंट्री लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनना शुरू हुए तो कंपनीज ने अपने आप को इमर्ज किया ग्लोबल स्कोप के अंदर, और कंपनीज में डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज वगैरह कॉर्पोरेशंस वगैरह आ गई। फिर उनमें प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ने जंप कर लिया। सो इट मीन्स कि ग्रेजुअली इनका साइज़, इनकी टाइप चेंज होती गई। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कुछ कंपनीज इस तरह की हैं जिनका ओवरऑल जो कैपिटल है, जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल साइज है वो कंट्री से बड़ा है। लाइक आई वाज रीडिंग समवेयर के पाकिस्तान इज़ एट 35th प्लेस इन टर्म्स ऑफ द टोटल नेशनल कैपिटल, और यू कैन से जो हमारी फाइनेंशियल वर्थ है उसके अंदर अगर हम आते हैं ऑलमोस्ट 35th प्लेस पे। एक्सन मोबिल उस लिस्ट के अंदर 34th प्लेस पे था, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो जनरल मोटर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, वो जो उनसे GE है वो भी इससे पहले ही आता था पाकिस्तान से। सो द थिंग इज़ कि कुछ कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती हैं, कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इवन कुछ कंट्रीज़ की इकोनॉमी से भी बड़े हैं, ठीक है ना। गालबन आप लोग जब ग्रेजुएशन के अंदर थे आपको एक मूवी देखने के लिए रिकमेंड की थी, टू बिग टू फेल। अगर आपने नहीं देखी वो मूवी ज़रूर देखें। दे हैव शोन दैट हाउ दे हैव सेव डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम कोलैप्स। उन्होंने आपस में उनके सिस्टम्स को मर्ज करवा दिया जब फाइनली 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। नाउ दे आर सो मच बिग कि उनके कोलैप्स के चांसेस बहुत कम हो गए हुए हैं, क्योंकि उनका साइज़, फाइनेंशियल साइज़ की हम बात कर रहे हैं, वो इवन कुछ कंट्रीज से भी बड़ा है, उन कंपनीज का, उन फर्म्स का, उन बैंक्स का। सो दे आर मच बिगर इवन सम कंट्रीज। सो हम उन कॉन्ग्लोमरेट्स तक पहुंच गए। जब उन कॉन्ग्लोमरेट्स तक पहुंच गए और फिर इंटरनेट ने स्टेप इन किया, और इंटरनेट ने स्टेप इन करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक नई डायमेंशन दे दी, तब यहाँ पे आके ई कॉमर्स स्टार्ट हुई। जैसे ही ई कॉमर्स ने ग्रो करना शुरू किया तो उस वक्त वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट आ गए। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे जो
कम इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बिज़नेस स्टार्ट हो सकते हैं वो ई कॉमर्स बिजनेस हैं, वर्चुअल कंपनीज़ हैं, जो आप डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए बना सकते हैं, डिफरेंट ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स पे अपने स्टोर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत रिच होने की ज़रूरत नहीं होती। आपका आइडिया जो आपकी प्रोडक्ट है वो एक अच्छी होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, वो मार्केट में इन डिमांड हो, यूनिक ना हो और मार्केट में इन डिमांड हो, आप उसकी बेस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इससे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का कंसेप्ट इंप्रूव होना शुरू हुआ। रिसेंटली हमने कोरोना में भी देखा है कि बहुत सी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ऑपरेट कर रही थी, दे हैव इवन फेल्ट द नीड कि अच्छा बहुत से काम ऐसे हैं जो कि वर्चुअली ऑनलाइन तरीके से किए जा सकते हैं और उसके लिए हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं जो हमारी वर्क प्लेस पे आके यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। सो कोविड-19 वेयर इट हैज़ सो मैनी डिजास्टर, एट द सेम टाइम इट हैज़ पोर्ट्रेट टूवर्ड्स सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कि बहुत से ऐसे ऑपरेशन जो कि वर्चुअली हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो वर्चुअली किए जाएँ। उसके लिए आपको स्टेप इन करने की ज़रूरत नहीं कि आप फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करें और एक चीज़ करें। लेट मी शेयर सम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। आई एम रनिंग अ रिसर्च फर्म फ्रॉम ऑलमोस्ट 5 years now, and I didn't have any office for my employees. Yes, I operate from an office. This office is for me, for my students, and for my some of clients, because most of our clients are virtual, in virtual interaction, because they didn't belong to Pakistan. They are from different countries. So it means that when we presume that all of these operations can be performed from a home location, then there is no need to call upon your employees on a physical location. They have to spend the budget on rents, they have to spend the budget on their clothing, they have to spend budget on their eatables, because whenever you are in office place you have different kind of expenses. So all these expenses can be minus, and we can have an affordable workforce at their home location using their own resources like laptops, like electricity. So it was pretty much convenient. So many businesses are jumping into the same conclusion that they can operate virtually. Virtual organizations, where they have a lot of benefits, at the same time they have few drawbacks too. Not few, these drawbacks can be very very big if you can't manage them quite right. That's where organization theory stepped in. किस तरीके से, हम उस चीज़ पे बात कर लेते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो उसके वर्चुअल होने का है। लाइक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। आप कहेंगे कि डिफरेंट मीट्स आ गए हुए हैं, जूम है, गूगल मीट है, स्काइप है, इसके थ्रू आप फेस टू फेस इंटरेक्शन सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, बट स्टिल दैट इज़ नॉट अ फिजिकल इंटरेक्शन वेयर यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स क्वाइट in a perfect way, where you can communicate with another person directly, where you can understand the emotions of the other person. We have studied different type of these concepts in our previous the course before the midterm, where we have studied different authors that they have probably worked on different kind of motivation and emotional things, and those particular things have guided us that these things can work better when we are in a physical workplace. तो सबसे बड़ा मसला उसके वर्चुअल होने का ये है कि हमारा एक फेस टू फेस इंटरेक्शन मिसिंग हो जाता है, एंड वेन एवर दैट फेस टू फेस इंटरेक्शन इज मिसिंग इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। जब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड नहीं ठीक तरीके से कर पाता, तो लेजिटिमेसी ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चंस रेज होते हैं, ठीक है ना। और पावर जो डायनामिक्स हैं, जो पावर डिस्टेंस है, वो ज़्यादा होता जाता है और अल्टीमेटली हम उतने अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते। सेकंड जो मेजर फ्लॉ है या मेजर जो ड्रॉबैक है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पर्सपेक्टिव, वो ये है कि उसमें हम एफर्ट्स को ठीक तरीके से कैलकुलेट बाज़ नहीं कर पाते। जिस तरह टेलर सिस्टम की हमने बात की, टेलर ने अपने काम का बहुत ज़्यादा पोर्शन इस चीज़ पे स्पेंड किया कि देयर मस्ट बी अ वन मैन फॉर वन जॉब, ठीक है ना, दैट मैन भी मस्ट बी बेस्ट, और हर काम को एस्टिमेट किया जाए इतनी माइन्यूट वे में कि स्टॉप वॉच के ऊपर कैलकुलेट किया गया कि कितना कितना टाइम लगता है काम को करने के लिए। सो ऑल दोज थिंग्स, वो तमाम चीज़ें जो उस काम के अंदर की गई थी, वो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं कर सकते। एक पर्सन, एक एम्प्लॉय आपकी होम लोकेशन में बैठा हुआ है, तो आपको अगर उसकी एफर्ट्स को प्रेज करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पे नहीं कर सकते कि जो उसने कितने आवर्स काम किया, बिकॉज यू डोंट नो कि अगर 6 आवर्स या 8 आवर्स काम कर रहा था तो उसके दौरान वो सारा प्रोडक्टिव काम था, और अदर ही इज़ और शी इज़ सर्फिंग ऑन गूगल और फेसबुक और समथिंग लाइक दैट फॉर देयर पर्सनल रीजंस, ठीक है ना। तो आपके पास जो जज करने का क्राइटेरिया रह जाता है वो अल्टीमेट आउटकम है, ठीक है ना। लेटर ऑन एम्प्लॉयर के जहन में ये चीज़ें आती हैं, यार ये काम तो जल्दी भी हो सकता था,
इसके लिए तो इसको 8 आवर्स या इतनी चार्जेस नहीं देने चाहिए थे, तो ये काम तो जल्दी भी कंप्लीट हो सकता था। तो डिफरेंट डाउट्स इमर्ज इन योर माइंड, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम विद virtual businesses, because you don't have your employees at your disposal, they are working from home, so you can consider okay इनको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टास्क दे के देखता हूँ, क्योंकि शायद ये काम इनफ नहीं था 8 आवर्स के लिए या उतने आवर्स के लिए जो इनके वर्किंग आवर्स में शामिल है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं कि आप वर्क को ठीक तरीके से एस्टिमेट और एफर्ट्स को ठीक तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाते। पहले नंबर पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं था, सेकंड नंबर पे राइट एस्टिमेशंस नहीं थी वर्क अमाउंट की और एफर्ट्स अमाउंट की, जो कि इस चीज़ में से मिसिंग था। जो थर्ड प्लेस है वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिफरेंट कोलैबोरेशन के टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। लाइक हम अगर रिसर्च वर्क करते हैं तो जो ड्रॉप बॉक्स है वो इस तरह के टूल प्रोवाइड करता है कि हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर लेते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ही वक्त में मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं और वो साथ साथ अपडेट होता जाता है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस तरह के कोलैबोरेशन टूल्स मौजूद हैं, लेकिन ये हर तरह के बिजनेस के लिए मौजूद नहीं है, ठीक है ना। जब हर तरह के बिजनेस के लिए कोलैबोरेशन टूल्स मौजूद नहीं है और हर एम्प्लॉय अपने होम लोकेशन से अलग अलग काम कर रहा है, तो वो कोलैबोरेशन समहाउ मिसिंग हो जाती है। हमने डिफरेंट ऑथर्स, चाहे वो स्टार्ट में मैक्स वेबर थे, चाहे टेलर था, चाहे उसके बाद हम आके ये मोनी गियोलिक वगैरह को हमने स्टडी किया, उसके बाद मैरी पार्कर फॉलेट को हमने स्टडी किया। तो जितने भी ग्रेट ऑथर्स थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन फील्ड की डोमेन के, इन सब के पॉइंट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो कोलैबोरेशन थी। इवन सब ने तो इसको कुछ लोगों ने तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में बहुत ऊंचा रखा है, ये कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो जो कोलैबोरेशन वाला एलिमेंट है वो समहाउ कंप्रोमाइज़ हो जाता है जब आप एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, क्योंकि हर लोग बंदा अपनी होम लोकेशन से काम कर रहा होता है, हर एक के डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। अभी शायद आप अभी उस ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके टूल से नहीं गुजरे, जब वहाँ पे 14 लोग ऑनलाइन होते हैं या आप डिफरेंट जूम क्लासेस इवन आप ले रहे हैं, तो आप देखते हैं कि हर एक के बैकग्राउंड के मसाइल डिफरेंट हैं। किसी ने अपना माइक क्लोज किया हुआ है, किसी ने अपना कैमरा बंद किया हुआ है, किसी ने अपने कैमरा की पोजीशन टिल्ट की हुई है, किसी ने अपने माइक को इवन खुद से डिस्टॉर्ट कर दिया ताकि ऑन ना करना पड़े। डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट डायनामिक्स की वजह से वहाँ मौजूद हैं और उनके साथ बिहेव करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज़ द वे कोलैबोरेशन कैन बी हर्ड ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। जब हम एक क्लास के इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, कोलैबोरेशन के बेहतर चांसेस होते हैं। ऑल दो कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें कोलैबोरेशन को हर्ट कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकती जो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं। सो कोलैबोरेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ एक थर्ड उसका ड्रॉबैक है जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। जो फोर्थ मेजर प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को इन कंपैरिजन टू द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और ख़ासतौर पे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, कि इसमें आप बेसिकली गेज नहीं कर सकते लीडरशिप बिहेवियर्स को। लीडरशिप बिहेवियर्स को गेज करना मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल सेट किस तरह से करते हैं, आप एक ही वक्त में एक एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से लीड करके बाकी तमाम एम्प्लॉयज़ को उसी वक्त इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं, सब लोग एक पर्सन का एक्शन देख रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली कैन इंस्पायर एवरीवन इन दैट पर्टिकुलर रूम। लेकिन जब आप वर्चुअली किसी एम्प्लॉय को असिस्ट भी करते हैं, किसी एम्प्लॉय को फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन वो जो उसका एसेंस है वो उस एम्प्लॉय तक महदूद हो जाता है। तो जो लीडर, जो ट्रेडिशनल लीडर्स थे, जो पहले एक एम्प्लॉय को अच्छे से लीड करके बाकी सबके लिए एक एग्जाम्पल बन जाते थे, अब उनको एग्जाम्पल बनने के लिए या अपना मार्क छोड़ने के लिए उनको तमाम एम्प्लॉयज़ के सामने वो एग्जाम्पल सेपरेट से सेट करनी पड़ती है, जो कि एक टायरसम काम है एक लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। टायरसम इस तरह से कि लीडर ने करने के लिए और भी बहुत से काम है, अगर उसने हर एक के लिए इंडिविजुअल एग्जाम्पल सेट करते रहना है तो आई डोंट थिंक सो दैट वी आर यूजिंग हिम और हर प्रोडक्टिवली, ठीक है ना। कि लीडरशिप स्किल्स किसी हद तक कंप्रीहेंड नहीं ठीक तरीके से हो पाते हैं जब वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर लीड करना मुश्किल होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर लीड करना इसलिए मुश्किल होता है कि अगेन देयर आर सो मेनी टूल्स विच कैन हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, if some of my authors are stuck in referencing tools, then I have a software team viewer. I will take the remote access of their laptops. They are seeing the screen. I am doing the work, and I can make them learn, or I can make them understand that how these things can be done. I am setting an example there that you were afraid for a minor thing, and you can do that. But
how many businesses can do that? For instance, if a person is associated with sales and their sales teams are sitting at the home, now how a sales manager can inspire his salesman on a virtual platform, even if he can, but how other remaining persons can take that inspiration? So there might be difficulties around the businesses. तो ये चार तरह के issues हैं जो कि मेजरली फेस करने पड़ते हैं virtual businesses को, जिसमें हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है ये लीडरशिप फ्रंट वाला, और एक जिसमें रॉन्ग साइड ऑफ एस्टिमेशंस होती हैं वो वाला, फिर कोलैबोरेशन वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर जो हमने फर्स्ट वन डिस्कस किया उसकी भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो ये चार मेजर इश्यूज़ हैं जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन दैट? क्या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जाए? नहीं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकते। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर अ ब्लेसिंग एट द सेम टाइम टू, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के वो कौन से पर्सपेक्टिव हैं जिनकी वजह से वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेहतर भी हैं। ये तो हमने ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लिए ना, अब हमें वो चीज़ें भी डिस्कस करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के वो कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर भी बनाते हैं। हमने एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड की कि एफर्ट्स कैलकुलेट करना मुश्किल है, ठीक है ना, जो टाइम लगता है किसी टास्क के ऊपर उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन आउटकम को एस्टिमेट करना आसान होता है। आउटकम इसलिए आसान होता है कि सम हाउ इन वाइल वर्किंग इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट सब लोग अपना इंडिविजुअल काम ज़्यादा फोकस तरीके से करते हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन अ बेटर वे, ठीक है ना। और चूंकि हमारे पास आउटकम को मेजर करने के लिए इंडिकेटर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल परफॉर्मेंस ही है, सो वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर way that how much or how in which way some person has produced the output, or some person has created that capacity, or some person has created that outcome. So क्योंकि इंडिकेटर बहुत कम है और नंबर 2 कोलैबोरेशन नहीं थी और इंडिविजुअल वर्क ज़्यादा था, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से वन पर्सन की प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा उसका बेहतर पॉइंट है। सेकेंड नंबर पे जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं पूरी की पूरी वर्क फोर्स को, और जिस तरह हमने वो हॉथॉर्न स्टडीज़ और उसके एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था कि वो डिफरेंट फैक्टर्स का इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर चेक कर रहे थे, उन फैक्टर्स में ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वर्क प्लेस कंडीशंस हैं या फ्लेक्सिबिलिटी हैं, ये जॉब आवर्स हैं। जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप अपने होम प्लेस से कर रहे होते हैं काम, ठीक है ना, वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली कम हर्ट होता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे जो आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉब के अंदर वो आ जाती है, जॉब टाइमिंग कोई फिक्स नहीं रहती, आपके पास एक सर्टन काम है करने के लिए, आपने उसको 24 आवर्स के अंदर मैनेज कर लेना। ये ऐसी फैसिलिटी ऑफिस प्लेसमेंट होती है क्योंकि वहाँ पे आपके पास 8 आवर्स है स्पेसिफाइड जिसके अंदर आपने अपनी शिफ्ट के अंदर अपना काम मुकम्मल करना है। सो द पॉइंट इज कि ये सेकंड बेनिफिट वहाँ पे मौजूद होता है कि आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है और आप उसके अंदर अच्छे तरीके से अपने काम अंजाम दे सकते हैं, और ये एक बिल्ट इन मोटिवेशनल टूल्स जनरेट हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कि इंटेंशनल नहीं थे। इंटेंशनल इसलिए नहीं थे भाई, ये तो पैराडेमिक ने आपको फोर्स कर दिया कि ऑनलाइन काम करना है, अदरवाइज आप ऑनलाइन काम ना करते, लेकिन चूंकि आपने किया तो ऑटोमेटिकली ये रिसोर्सेज जनरेट हो गए। एक एम्प्लॉय अपनी फैमिली के करीब है, एक एम्प्लॉय अपनी लाइफ के करीब है, एक एम्प्लॉय डिफरेंट आर्ट्स यूज़ कर सकता है, बट more than he can demand from this। तो अल्टीमेटली एक फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट जनरेट हो जाता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव से बहुत बेहतर है बिकॉज इट विल सस्टेन अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड जॉब रिलेटेड थिंग्स। थर्ड नंबर पे जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के परस्पेक्टिव से वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस का, दैट इज सेंटर्ड अराउंड डिसीजन मेकिंग। नो डाउट जब एक टास्क सेंड किया जाता है एक एम्प्लॉय को तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ गाइडलाइंस के साथ ही सेंड किया जाता है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन इंटरेक्शन 24/7 नहीं हो सकता, आप एक मिनट डायरेक्शंस दे के छोड़ देते हैं, तो एम्प्लॉय के पास अपने डिसीजन मेकिंग पार्ट्स को यूज़ करने के लिए बहुत सारा रूम जनरेट हो जाता है, बिकॉज ही और शी विल नॉट कॉन्टैक्ट अगेन एंड अगेन टू द सुपरवाइजर जस्ट टू मेक श्योर कि विच वर द रूल्स हाउ द डिसीजंस कैन बी टेकन। ही और शी कैन यूज हिज और हर ओन डिसीजन मेकिंग पार्ट टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। जब वो अपनी डिसीजन मेकिंग पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, अपने क्या नाम है थिंकिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन ले सकते हैं, अल्टीमेटली दे कैन बी इजीली एबल कि वो एक सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। हमें एक बड़ी खूबसूरत ट्रांजिशन हो जाती है जो स्टार्ट सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग से होती है, क्योंकि आपको ऑर्डर स्टार्ट में दे दिए गए थे, बट थ्रू आउट द टास्क क्योंकि आपका इंट्रैक्शन कम है, आपको डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की ऑप्शन मिल जाती है। आप एक डेमोक्रेटिक, एक फ्लेक्सिबल और एक पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के
प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जो कि आपको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज में नहीं मिलता। वहाँ पे चूंकि एक्सेस इजी है बॉस की, सुपरवाइजर की, तो आप हर स्मॉल और माइन्यूट चीज़ के लिए जानबूझ के उनसे पूछते रहते हैं। हालांकि आपको वो चीज़ खुद भी पता होएगी, लेकिन आप फिर भी रीअफर्म करते हैं ताकि आपको अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी कोई भी थॉट प्रोसेस है उसको एक्टिवेट ना करना पड़े। आप उनके थॉट प्रोसेस और उनकी डिसीजन मेकिंग पे रिलाई करते हैं। इट इज़ समहाउ गुड, बट इन मैनी वेज इट कैन ऑल्सो बी बैड, बिकॉज यू कैन से कि पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एक अच्छे ऑर्गेनाइज के लिए ज़रूरी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि सेंट्रलाइज हमेशा बैड होती है, लेकिन पार्टिसिपेटिव का जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर है रिसर्च के रिगार्डिंग। तो ये एक थर्ड बेनिफिट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि प्रोवाइड करती है। तो हमने ये चीज़ देख ली कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। नाउ द मेन कंसर्न इज कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के डिफरेंट थ्योरीज को यूज़ करते हुए हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू मैनेज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेटर इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इस काम को करने के लिए हमें डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस का कोई एग्जांपल सामने रखना पड़ेंगे। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन बिजनेसेस, आई विल रियली मोटिवेट यू गाइस टू स्टार्ट सम वेंचर ऑफ योर ओन, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ करके उस पर अपना कोई बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट करना अब एक्सपेंसिव नहीं रहा। यू आर अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, नाउ MBA आप कर रहे हैं, ठीक है, और MPhil कंप्लीशन के करीब है। नाउ यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट होने के लिए आज के डायनामिक्स के अंदर एक फिजिकल बिजनेस से बहुत कम रिस्की एक वर्चुअल बिजनेस है, क्योंकि उसके ऊपर आपके बहुत से रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं होते। आपकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बड़ा इजीली पार्ट बन सकते हैं। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, किस तरीके से एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज थ्योरी की लाइट में अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले हम जाते हैं वापस मैक्स वेबर पे। मैक्स वेबर का हमने जो ब्यूरोक्रेसी का काम पढ़ा था उसमें एक लेजिटिमेट पावर का कंसेप्ट था, लेजिटिमेट अथॉरिटी का कंसेप्ट था। उसमें उन्होंने बताया कि एक पर्सनैलिटी करिज्मेटिक हो उसको फॉलो किया जाता है। अगर एक जो ख़ानदानी लीडरशिप चल रही होती है कि एक के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा आता है, एक वो भी जो फ्यूडल सिस्टम है उसके थ्रू भी पावर अच्छी समझी जाती है। और एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें जो विद इन द रैंक्स एक पर्सन एक्सपीरियंस के साथ साथ इंप्रूव होता जाता है, उसी को आगे प्रमोशन मिलती है और वो बॉस बन जाता है, फिर कोई और बॉस बन जाता है। तो देयर वर 3 सिस्टम्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। जब आप अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करने लगें और आपको पे हम 2 तरीके से देखेंगे, एक जो आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जो आप न्यू बिजनेस का पार्ट होते हैं। जब आप न्यू बिजनेस का स्टार्ट करने लगें तो अपने जो लेजिटिमेट अथॉरिटी का कंसेप्ट है उसको स्टार्ट से बहुत क्लियर रख के चलें, क्योंकि चाहे ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे ये एक वर्चुअल बिजनेस है, बट स्टिल इट नीड्स लीडरशिप, still it needs a person who can command, still it needs a person who can run the entire bureaucracy. So despite of the fact that it is a virtual organization, you are not in a face to face interaction, but still there must be someone जो कि ठीक तरीके से कमांड और ठीक तरीके से डायरेक्शन फ्लो कर सके, और उसका इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करना लाजमी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ लेजिटिमेट लीडर फॉर योर बिजनेस। आपको ऐसा लेजिटिमेट लीडर चाहिए होता है। अगर आपके पास लेजिटिमेट लीडर मौजूद नहीं है जो इन तीनों कैटेगरी में से किसी पे भी पूरा नहीं उतर रहा, आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो ठीक तरीके से रन नहीं हो सकता। नॉर्मली वो लेजिटिमेट लीडर आप खुद होंगे क्योंकि आप ऑनर हैं, ठीक है ना, बट समहाउ हम अपने आइडिया के साथ किसी CEO को अपॉइंट कर देते हैं, वो हमारे बेस पे सारे बिजनेस डिसीजंस को मैनेज करता है। हो सकता है कि वो CEO लेजिटिमेट लीडर हो, सो वट एवर ही और शी माइट बी, लेकिन आपके जहन में एक लेजिटिमेट लीडर का कंसेप्ट ज़रूर होना चाहिए अपने ऑपरेशंस को फ्लो किए बगैर, फ्लो करने से पहले। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर डिसाइडिंग द लीडर इज कि जिस तरह जो हेनरी फॉयल के जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं हम पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जिस तरह हम फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट दैट मच डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव फ्रॉम द ऑनलाइन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो सारे के सारे काम किए जाएंगे। आप प्लान भी करेंगे, आप ऑर्गेनाइज भी करेंगे, आप लीड भी करेंगे, आप कंट्रोल भी करेंगे, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? आप इन तमाम चीज़ों को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस की रियलिटी के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले आपने प्लान किया था कि जनाब ये एक कोरियर बॉय है, ठीक है ना, ये इस ऑफिस के इस डेस्क से 7 इन्वेलप्स उठाएगा
और ये 7 इन्वेलप्स वो लास्ट ऑफिस के अंदर जो क्लर्क बैठा है उस तक फॉरवर्ड कर देगा। ये प्लान था, ठीक है। अब जब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तो फिर तो इस तरह का इंटरेक्शन नहीं है, तो वी कैन से कि दिस पर्सन विल टाइप दीज पर्टिकुलर emails in single file and then ultimately will email to a respective person, then through some contact medium he will make sure that the other person has received that email or whatever the memo it was through the virtual mean. सो इट मीन्स कि हमें काम तो करना है, लेकिन हमें प्लान तो करना है, लेकिन हमें प्लानिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए करनी है। ना कि हम ये करें कि हम प्लानिंग उसी फोकस पे करते रहें जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर थी, वो तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। सो दैट्स वाई हमें तमाम चीज़ों को, हम उन स्टेप्स को मिस नहीं कर सकते, हम उन तमाम स्टेप्स को कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनको लेके जाएंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। वर्चुअल और बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में रख के सोचते हुए प्लान भी करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, लीड भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा इन चारों चीज़ों में से कोई चीज़ मिसिंग हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि चारों चीज़ें एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन से करते जाएं। हम तमाम चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करेंगे। सो ये सेकंड चैलेंज होता है, सेकंड अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके चल सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेशंस, ठीक है। जब आप ऑपरेशंस डिफाइन करें, ड्यूटीज़ डिफाइन करें, आप टास्क एलोकेट करें, तब चूंकि एक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्स प्रोवाइड करना एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, वहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करना एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। आप अपने एम्प्लॉयज़ के घर में यूपीएस नहीं भेज सकते फॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, वहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। जो आपको जितना अच्छा सिस्टम चाहिए आप सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक कंफर्टेबल चेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक डेस्क प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक केयर टेकर प्रोवाइड कर सकते हैं हु कैन फैसिलिटेट हिम और हर टी और वाटर वट व्हेन एवर ही और शी नीड्स इट। लेकिन ये तमाम रिसोर्सेज आप किसी की होम लोकेशन पे उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ होते हैं किस किस के घर में एसी लगवाते फिरेंगे, ठीक है ना। वो काम भी नहीं किया जा सकता। सो चूंकि हम सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते होम लोकेशंस के अंदर, तो हम टास्क एलोकेशन से पहले जो रिसोर्सेज, जो कन्वीनियंसेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे एम्प्लॉयज़ के पास उनकी होम लोकेशंस के अंदर मौजूद हैं, उससे इंटरेक्ट करने के बाद, उसको रियलाइज़ करने के बाद टास्क अलॉट करें। फॉर एग्जाम्पल मेरे एम्प्लॉय के पास है शिवाश्री का गया हुआ लैपटॉप, ठीक है ना, जो कि एक 38,000 रुपीज़ के अमाउंट का लैपटॉप है, या लेट्स सपोज 30,000 जो भी अमाउंट है, हम सब उसकी स्पेसिफिकेशन से वाकिफ़ हैं। और मैं अपने उस एम्प्लॉय को कहूँ कि यार तुमने ऑटोकैड के ऊपर या तुमने फोटोशॉप अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर फलां एक चीज़ ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है, उसका वेक्टर बनाना है, उसको क्या नाम है डेमो में लेके आना है और उसको फिर प्रिंटेबल फॉर्म में लाना है, उसकी पीएसडी फाइल बनानी है। नाउ फॉर दोज ग्राफिक सॉफ्टवेयर द सिस्टम विच इज नीडेड इज मच हायर। वो 2 लाख का 1.5 लाख का एक लैपटॉप आए या सिस्टम आए, बड़ा हैवी ड्यूटी एक ग्राफिक कार्ड लगा हो, एसएसडी बड़ी कमाल किस्म की लगी हो, कोई 16 GB रैम लगी हो, बड़ा तेज तरार सिस्टम हो, तो वो उसके ऊपर फिट इन आ सकता है। ना कि एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल एक रेगुलर वर्ड या एक्सेल के टास्क करने के लिए तो ठीक था, वो डिज़ाइनिंग के लिए ठीक ही नहीं था, लेकिन हमने उसको डिज़ाइनिंग का टास्क पकड़ा दिया। अब आपके ऑफिस में वो सिस्टम वैसे पड़े होंगे कि हर सिस्टम के ऊपर डिजाइनिंग हो सकती है, लेकिन उसके पास जो घर में लैपटॉप मौजूद है वो वैसा नहीं है, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज कि लीडरशिप के बाद उन प्लान ऑर्गेनाइज वो सारी चीज़ें करने के बाद आपने जब टास्क एलोकेट करने की बारी आती है, जब आपने एक्चुअल काम करवाना है, ऑपरेशनलाइज करना है वर्किंग को, तो जो आपने टास्क एलोकेट करने हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की होम लोकेशन पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग करने हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो आप किस तरह से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सक्सेसफुली बना पाएंगे? आप नहीं बना पाएंगे। लेट्स सपोज कि एक एम्प्लॉय है, उससे आप डिमांड करें कि जनाब आपने घर बैठ के क्लाइंट्स को डील करना है, उनसे कम्युनिकेशन करनी है कॉल के ऊपर, तमाम दूसरी चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। अब क्लाइंट भी जो आपका एम्प्लॉय है वो भी शेख है और आपने उसको बैलेंस नहीं डलवा के दिया उसके मोबाइल के ऊपर। अब उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, लेकिन आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 100 क्लाइंट से बातचीत करेगा। ना यू डिडंट सेंड द बैलेंस, लेकिन जो आपका वहाँ पे ऑफिस में फ़ोन था वो तो एक पोस्ट पेड फ़ोन था, उसके अंदर बैलेंस मौजूद था, या पीसीएल फ़ोन था, वहाँ तो मौजूद था, जितनी मर्जी कॉल कर सकता था। बट नाउ ही और शी डजंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रिविलेज। उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है, वो कॉल नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। सो द पॉइंट इज कि आप जो भी टास्क एलोकेट करें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि आप
उनको भी यहाँ तक वो रिसोर्स प्रोवाइड करें या उनके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली टास्क असाइन करें। रिसोर्सेज तब प्रोवाइड किए जा सकते हैं जब एक जॉब के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन हो। अगर डिज़ाइनर एक ही चाहिए तो आप उसे घर में सिस्टम भिजवा सकते हैं, लेकिन अगर डिज़ाइनर 10 हैं तो 10 सिस्टम घरों में नहीं भिजवा सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 4 पॉइंट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जब हम करते हैं वर्चुअल टास्क के अंदर, तब हम थोड़े से कंजूस हो जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पिछले दिनों में एक टास्क था हमारे पास, उसके अंदर हमने कुछ डिज़ाइनिंग का काम करवाना था। डिफरेंट काइंड के 3D सॉफ्टवेयर से, डिफरेंट काइंड के सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से उन पे काम करवाना था। तो मैंने एक आउटसोर्स किया एक पर्सन को, और उस पर्सन को आउटसोर्स करने के बाद मैंने एक मैंने वो काम कभी खुद किया नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि उस पर कितनी एफर्ट स्पेंड होनी है या उस पर कितना टाइम लगना है, मुझे इस चीज़ का कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने उनको एक डिज़ायर टास्क दिया, टास्क समझाया, मैंने उनसे पूछा कि भैया कितनी इसकी प्राइस होगी, बट दैट पर्सन वाज रिलक्टेंट टू कोट मी अ प्राइस। तो मैंने अपने बजट के हिसाब से कहा यार मुझे वहाँ पे इतने पैसे लगेंगे, मेरे पास इतने का मार्जिन है, अगर इतने दे दूंगा तो इतना। मैंने उनसे कहा ठीक है जी, ₹8,000 आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट पर्सन वाज रियली हैप्पी, उसने फ़ौरन एग्री कर लिया, वो खुश भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे ओके हो जाएगा काम, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट 2 days आई वॉज कीप ऑन थिंकिंग कि मैंने ज़्यादा प्राइस तो नहीं दे दी। हो सकता है ये काम सिर्फ 4,000 का हो सकता है काम इवन 2,000 का हो सकता है एक बंदा जिसने जुगाड़ लगाना है उसको ये काम करने में सिर्फ 2 घंटे लगे हैं, तो 2 घंटे के लिए 8,000 दे दिए। दोज थॉट्स वर कीप कमिंग इन द माइंड बिकॉज माई इवेल्यूशन प्रोसीजर वॉज नॉट राइट। आपने किसी भी काम की इवेल्यूएशन करवानी है, ठीक है ना, आपने किसी भी काम को ये देखना है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है या इसमें कितनी एफर्ट्स लग रही हैं। उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप पहले किसी एक अच्छा रिवॉर्ड रख के एक सैम्पल काम करवा के देखें, ठीक है ना। मीन्स रियल टाइम इंटरेक्ट करें किसी एक अच्छे एम्प्लॉय के साथ, उसे कहें कि जनाब ऑनलाइन आके हम स्क्रीन शेयर करके ये काम करते हैं, ठीक है ना। अगर आप काम इतनी देर में कंप्लीट कर लेते हो तो इस तरह के इंसेंटिव है, इतनी देर में कंप्लीट कर लेते हो इस तरह के इंसेंटिव है। तो उससे आप राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड राइट टाइप ऑफ एक्सपर्टीज और राइट टाइप ऑफ अमाउंट एस्टिमेट कर पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब ये टेलर वाले पॉइंट के काफ़ी करीब चला जाता है कि आप स्टॉप वॉच लेके एक चीज़ नापें, लेकिन चूंकि आप वो नहीं नाप सकते फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ना होने की वजह से, आप वही चीज़ एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट में तो कर सकते हैं ना। आप स्क्रीन शेयर करके कह सकते हैं कि अच्छा यार 300 वर्ड्स लिख के दिखाओ कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। अगर इतने टाइम में कर लोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा, अगर इतने टाइम में कर लोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा। देखते हैं कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, किस एक्सटेंड तक जाता है, वो किस हद तक जाता है। फिर आप उसके अंदर डिफरेंट ब्रेक्स मैनेज करते हैं, डिफरेंट रेस्ट जोन्स मैनेज करते हैं, और अल्टीमेटली उसकी क्वांटिटी को वैल्यूएट कर लेते हैं कि अच्छा इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, किस तरह के काम को हम अच्छा कहेंगे, किस तरह के काम को हम बुरा कहेंगे, और किस तरह की चीज़ के ऊपर किस तरह की कंपनसेशन देंगे और किस तरह की चीज़ के ऊपर किस तरह की कंपनसेशन देंगे। ये चीज़ें वर्चुअल इन्वायरमेंट में डिसाइड करना बड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन इनको करना लाजमी होता है। एक मैंने तरीका आपको इसके अंदर बता दिया। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कंपनसेशंस, इवेल्युएशंस और टास्क क्वालिटीज़ को कैसे मैनेज करना है उसका हमने तरीकाकार शेयर किया है कि हमें टेलर के फॉर्मूला में बैठ जाना पड़ता है, लेकिन हम उसमें वर्चुअल का एलिमेंट घुसाते हैं और वर्चुअली तरीके से इंसेंटिव रख के देखते हैं कि एक पर्सन कितनी जल्दी या ऑनलाइन तरीके से काम कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल के ऊपर या कीबोर्ड के ऊपर जब चैट करनी होती है फेसबुक पे या इवन ईमेल्स अपनी पर्सनल टाइप्स करनी होती है, बड़ी स्पीड से उनकी टाइपिंग होती है, लेकिन जब काम का टाइम आता है तो उनकी टाइपिंग स्पीड सिग्निफिकेंटली स्लो हो जाती है। वो इंसेंटिव रखने का मकसद ये है कि आप उनको ज़रा उनकी काम और पर्सनल में से निकाल के उनकी जेनेरिक एक्सपर्टीज चेक करें, वो आपको काम को ठीक तरीके से मेजर करने में, वैल्यूएट करने में हेल्प करती हैं। सो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसमें हमने इवेल्यूएशंस के क्राइटेरिया वगैरह स्टार्ट में हमने लीडरशिप वाला एलिमेंट देखा कि लीड किस तरीके से करना है। फिर हमने कहा प्लान ऑर्गेनाइज वो सब कुछ किया जाएगा लेकिन वर्चुअल के इन्वायरमेंट में किया जाएगा। फिर हमने कहा था टास्क किस तरह से एलोकेट किए जाएंगे, उसके लिए उनके रिसोर्सेज देखे जाएंगे। फिर नंबर 4 में हमने कहा कि इवेल्यूएशंस कैसे की जाएंगी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ इज नेवर लेट देम गेट फेड अप, ठीक है ना। आपने ये मेक श्योर करना होता है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि हैबिचुअल नहीं थे इस इन्वायरमेंट के, वर्चुअल इन्वायरमेंट के, उनको आप फेडअप होने से बचाएं। उनको फेडअप होने से बचाने के लिए आपको बाज़ का सरप्राइज ब्रेक्स देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। जो सबसे अच्छा जो टूल यूज़ किया जाता है सरप्राइज ब्रेक्स का, क्या आप उनको रैंडम सरप्राइज ब्रेक्स दे देते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे अच्छा आज भी उसी तरह का एक दिन होगा, एक सारी चीज़ वो करनी पड़ेगी ऐसा ऐसा, लेकिन उनको सरप्राइज ब्रेक मिल गया, ठीक है ना। अच्छा यार आज तो उसमें से कुछ भी नहीं है, आज तो फ्री हैं, ठीक है ना। जब सरप्राइज ब्रेक्स मिलते हैं तो
एक क्रिएटिविटी की थ्योरी है, उसे हॉर्निंग थ्योरी कहते हैं। हॉर्निंग थ्योरी ये कहती है कि जब हमें ब्रेक मिलता है तो हमारा माइंड बेहतर तरीके से खुद को दोबारा से पोजीशन करता है, चीज़ों को इनकैप्सुलेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह का कुछ कंसेप्ट इंक्यूबेशन थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी में भी है। सो द पॉइंट इज, आपने हर मुमकिन कोशिश करनी होती है कि आपकी वर्क फोर्स, जो कि एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का पहले पार्ट नहीं थी या थी भी, यहाँ बनना है जिसने, जो पहले फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे, उनको फेडअप ना होने दिया जाए, उनको सरप्राइज ब्रेक्स दे दी जाएं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे दिए जाएं, उनको अगर सारा काम लैपटॉप पे करना है तो उनको वो प्रोटेक्टिव एक वो स्क्रीन्स मिलती हैं वो शेयर कर दी जाए उनकी आईसाइट को सेव रखने के लिए। कुछ भी किया जाए, आपने उनको फेडअप होने से बचाना है उस वर्चुअल मीडियम के अंदर। ये एक बीइंग एन एम्प्लॉय बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, ठीक है। तो ताकि आपकी वर्कफोर्स रिटेन रहे, आप जिन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट पुट कर रहे हैं वो आपको ठीक तरीके से रिटर्न दे सकें, आपने उनका ख्याल भी रखना है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली यू विल लूज़ योर एम्प्लॉयज़। वो दोबारा से किसी उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहेंगे जो कि नॉर्मली फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट योर एम्प्लॉयज़ ग्रो, ठीक है ना। लेट योर एम्प्लॉयज़ ग्रो का मतलब ये है कि जब हम बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट, पर्क्स, यू कैन से के डिफरेंट काइंड के जो ग्रोथ के चांसेस हैं ये काउंटलेस हो जाते हैं। लाइक अगर हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट प्लेंटी ऑफ कंट्रीज अवेलेबल हैं जिनको हम स्टिल टैप नहीं कर पा रहे। अगर हमारे एम्प्लॉय वहाँ से ऑर्डर्स लेके आते हैं या हमारे एम्प्लॉय वहाँ से चीज़ लेके जा रहे हैं तो हम उनको इंसेंटिव से उनकी सैलरी ना दें, हम उनको इंसेंटिव किसी एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ कंपनसेशन के तौर पे दें कि जो उनको ग्रो करने में हेल्प करें, उनको एहसास लाए वो एक जॉब भी कर रहे हैं साथ में एक बिजनेस भी कर रहे हैं, वो एक बिजनेस में जंप इन कर जाते हैं, ठीक है। तो लेट देम ग्रो इन अ वर्चुअल मार्केट, क्योंकि लोग वर्चुअल मार्केट के अंदर जब आते हैं तो उनको साथ साथ ये रियलाइजेशन आ रही होती है कि काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। जब ऐसी रियलाइजेशन एम्प्लॉयज़ खुद मैनेज करते हैं तो वो गलत रियलाइजेशन होती है, क्योंकि काम इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन वो क्या करते हैं, बोर्ड से बाहर जंप कर जाते हैं और अल्टीमेटली रिवर में ड्राउन हो जाते हैं। हमने उनको बोर्ड के अंदर रख के उनको फ्लाई करने की अपॉर्चुनिटी देनी होती है। हमने उनको सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन तक महदूद नहीं रखना होता, हमने उनको ग्रो करने के चांसेस देने होते हैं जिससे वो समहाउ खुद को एंटरप्रेन्योर भी फील कर सकें और समहाउ अपने ऑपरेशन वगैरह भी जारी रख सकें। सो इस तरीके के थ्रू, इन तमाम तरीकों के थ्रू हम एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की मदद से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को। और ये खास तौर पे उन बिजनेसेस के लिए था जिनको हम खुद से क्रिएट करते हैं, जिनको हम फॉर्मुलेट करते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे बिजनेसेस होते हैं। सो अगर कोई आपको ये बताता है कि वर्चुअल बिजनेस को करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको बताता है कि वर्चुअल बिजनेस को करना बहुत मुश्किल है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर स्टेप इन होइए। आपके तमाम सब्जेक्ट्स, चाहे वो ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी था, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई सब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी तरह का आईटी का सब्जेक्ट है, दोज ऑल कैन हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टू बिल्ड समथिंग। किसी बहुत सी स्मॉल प्रोडक्ट से, किसी बहुत सी स्मॉल चीज़ से स्टार्ट लीजिए और ग्रेजुअली कि वो ग्रो कर रहा है बिजनेस। सबसे आसान तरीका एक वर्चुअल बिजनेस को क्रिएट करने का एक फेसबुक पेज है। आप फेसबुक पेज पे अपने फ्रेंड्स के लाइक्स लेते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट वहाँ पे लगाते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, शायद कोई परचेज भी कर लेगा या किसी को रेकमेंड कर देगा। उससे आगे स्टेप जाते हैं, आप इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं, आप इंस्टाग्राम बिजनेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लगाते हैं, इस तरह वो सिस्टम प्रोसीड हो जाता है। थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं, हम दराज पे अपना स्टोर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, दराज पे स्टोर ओपन करना मुश्किल है? नहीं, आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखिए, हज़ार लोगों के ट्यूटोरियल मौजूद होंगे, वो आपको दराज पे ऑपरेट करना सिखा देंगे। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं जनाब, अमेजोन और ईबे भी आज सेल करनी है। आप उसके जो FBA होता है उसकी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं। इनेबलर्स एक कंपनी है बड़ी अच्छी जो कि डिफरेंट ट्यूटोरियल प्रोवाइड करती है, डिफरेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, बट यू फर्स्ट नीड टू गेट जंप इन टू दैट पोर्ट, ठीक है ना। जब आप उस पोर्ट में जंप कर जाएंगे तब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ठीक तरीके से इनहेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज लेक्चर वॉज प्योरली बेस्ड ऑन दैट हाउ वी कैन अप्लाई ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रिंसिपल्स ऑन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। दिस आर नॉट पार्ट ऑफ योर बुक बट दिस इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ योर कोर्स। इसकी बेस पर आपको केस स्टडी पेपर में दी जा सकती है और उसको आपने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच।